नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ढाई माह और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। किसी और दिन बोलने का मौका देंगे तुम्हें। टेंशन ना लो और चुपचाप घर चलो। ठीक है चल, कहकर अंकिता दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। मनु घर पहुंचती है तो उसे दिशा दरवाजे पर खड़ी मिली। मनु को देखते ही वो बोली, गुड़िया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? अरे माँ, वो अंकिता है ना, उसका बस चलता तो आज पूरा मार्केट उठा लाती। अच्छा अब चल आराम कर ले, थक गई होगी, है ना? हाँ माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ तुम्हारे लिए, दिशा कहती है। तो मनु अपने कमरे में चली जाती है और दिशा दरवाज़ा बंद करके रसोई घर में चली जाती है। दिशा रसोई घर में मनु के लिए उसकी पसंद के आलू के पराठे बनाकर उसके कमरे में ले आती है। तो देखती है मनु गहरी नींद में सोई हुई थी। वो उसे जगाने का सोचती है, फिर अपने मन में कहती है, अगर गुड़िया को जगाऊंगी तो उसकी नींद खराब होगी। आज थकी हुई है, अभी सो लेने देती हूँ, कुछ देर बाद खुद ही उठ जाएगी तो खा लेगी। वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। तो वो तुरंत ही दरवाजे के पास उसे खोलने के लिए चली जाती है। दिशा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने आंसू को देखकर मुस्कुराती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी आंसू ने कहा, दिशा, हमारी बेटी कहाँ है? दिशा ने मनु के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अपने कमरे में सो रही है। आज बहुत थक गई थी गुड़िया। शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। लंबे अरसे बाद मुझे अपनी बच्ची से मिलने का मौका मिला भी तो वो सो रही है। आंसू ने उदास होते हुए कहा। तो दिशा बोली, आप बैठिए, मैं अभी जगाती हूँ उसे। नहीं, अभी रहने दो दिशा, वो थकी हुई है, उसकी नींद पूरी हो जाने दो, मैं तब तक इंतजार कर लूँगा। आपको देखते ही उसकी सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। आखिर उसने भी तो बहुत लंबा इंतजार किया है अपने पिता का। दिशा मनु के कमरे में चली जाती है। दिशा मनु के कमरे में जाकर उसे प्यार से जगाती है। तो वो नींद में ही कहती है, माँ, सोने दो ना अभी। उठ जा गुड़िया, देख तो कौन आया है। कौन आया है माँ? आधी आंखें खोलते हुए मनु तुरंत बोली, जो आए हैं वो तुम्हारे लिए बहुत खास है बिटिया। मुस्कुराते हुए दिशा ने कहा, खास है? मनु झट से पूरी आंख खोलती है, उठकर बैठ जाती है, फिर कहती है, कहाँ है वो खास व्यक्ति मम्मा? कमरे से बाहर निकलेगी तभी तो देखेगी। चल, मुंह धुलकर जल्दी से बाहर आ जा, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मम्मा, मैं बस अभी आई, कहकर मनु वॉशरूम में चली जाती है और दिशा बाहर आकर आंसू के पास बैठ जाती है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मनु अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, कौन आया है मम्मा? आंसू, जिसकी पीठ मनु की तरफ थी, मनु की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है। तो उसे देखते ही मनु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एकदम से अवाक सी खड़ी आंसू को एकटक देखती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस शख्स को देख रही है वो हकीकत में उसके सामने खड़े हैं या वो कोई सपना देख रही है। तभी दिशा धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है तो मनु को होश आता है और वो इशारे से आंखों ही आंखों में दिशा से पूछती है कि जिन्हें मैं देख रही हूँ, क्या वो सच में मेरे सामने खड़े हैं या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तो दिशा इशारे में ही उसे बताती है कि जिन्हें वो देख रही है वो सच में उसके सामने खड़े हैं। तभी आंसू मनु के पास आकर कहता है, अपने पापा के गले नहीं लगोगी बेटा? और फिर दोनों हाथ खोल के खड़ा हो जाता है। मनु झट से आंसू के गले लग जाती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस पिता का प्रेम पाने के लिए वो बचपन से तड़प रही थी, जिस पिता का उसने सालों इंतजार किया, वही पिता आज उसके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। तो मनु कैसे अपने आप को रोक पाती? आज पिता और पुत्री दोनों का इंतजार खत्म हुआ और दोनों मिलकर, गले मिलकर अपने आंसुओं को एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम बरसा रहे थे। आंसू ने मनु का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके आंसू साफ करते हुए बोले, बेटा, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। आज से
क्योंकि अब तुम्हें अपनी माँ और पापा दोनों का प्यार मिलेगा, है ना बेटा? मनु हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर अपने पापा के सीने से लगकर रोने लगती है। तो आंसू बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा अब क्यों रो रही हो? तुमने अभी तो कहा कि अब नहीं रोओगी। पापा ये आंसू तो आपसे मिलने की खुशी में निकल आए हैं। मनु अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, अरे अब हो गया पिता पुत्री का मिलाप, तो अब आप दोनों आकर बैठ जाओ। और फिर मनु से कहती है, मैंने तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं और आज बिना निखरे की खा लेना। दिशा पिता और पुत्री को भावुक देखकर खुद को संभालते हुए दोनों का ध्यान अपनी बातों से अपनी तरफ खींचती है और दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मनु अपनी माँ से कहती है, आज तो मैं बिना नखरे किए खाऊंगी क्योंकि आज मेरे पापा मेरे साथ बैठकर खाएंगे। और फिर अपने पापा की तरफ देखती है तो वो कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, मैंने इस पल का बरसों इंतजार किया है। मैं हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि कब मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ वक्त बिता पाऊंगा। जब आज भगवान ने ये मौका मुझे दिया है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैं वो सब करूंगा जो मेरी बिटिया रानी कहेगी करने के लिए। कहते हुए आंसू ने दिशा को देखा तो वो रसोई में चली गई। मनु अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि माँ पापा के बीच की सारी गलतफहमियां अब दूर हो गई हैं। तो वो आंसू से कहती है, पापा हम सब आपके साथ अपने घर कब जाएंगे? मम्मा ने कुछ बताया या नहीं? मनु की बात सुनकर आंसू फिर उदास हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता। मनु अपने पापा का उदास चेहरा देखती है तो वो समझ जाती है कि माँ की गलतफहमियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। मनु पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहती है, पापा आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन अब इंतजार नहीं होता। लेकिन पापा घर जाने में अब क्या परेशानी है मम्मा को? अब तो सब ठीक हो गया ना? फिर क्या? बेटा तुम्हारी माँ अब भी हमारे साथ अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसका कारण मत पूछना बेटा, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से दिशा घर जाने से इनकार कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूँगी, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे एक बात बोलूँ? हाँ बोलो बेटा। मेरे होते हुए मेरे पापा परेशान हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पापा। मैं अपनी माँ और पापा के साथ बहुत जल्द ही अपने घर में गृह प्रवेश करूँगी। मनु अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपने पापा से कहती है तो आंसू की आंखें एक बार फिर से छलक उठती हैं। मनु आंसू की आंखों में आए आंसू देखती है तो वो उसके गले लग जाती है और कहती है, पापा अब इन आंसुओं की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मम्मा ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रहने वाली। और फिर आंसू की आंखों में झांकते हुए कहती है, आप दोनों मेरी वजह से अलग हुए थे ना, और अब मेरी वजह से ही साथ रहोगे। ये आपकी बेटी का वादा है आपसे। बेटा तुमसे ये किसने कहा कि हम दोनों तुम्हारी वजह से अलग हुए थे? तुम इसके लिए अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि हम दोनों का अलग होने का कारण हमारे बीच की गलतफहमियां थी, तुम नहीं। आंसू ने मनु को प्यार से समझाते हुए कहा तो मनु अपनी पलकें झुका के खड़ी हो गई। आंसू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे मेरी नन्ही सी हंसती खिलखिलाती शैतानी करती हुई गुड़िया चाहिए अपने घर में। समझदारी की बातें करने वाली मनु नहीं, समझी तुम? हाँ मनु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो अब जल्दी से मुस्कुरा दो बेटा। आंसू मनु से कहता है तो वो मुस्कुराने लगती है। दिशा दोनों का खाना लगा देती है और मनु से खाने के लिए कहती है तो वो दिशा को भी अपने साथ बिठा लेती है। मनु अपने हाथों से अपने माँ और पापा को खिलाती है तो वो दोनों भी अपनी बेटी को बारी बारी से खिलाते हैं। आज मनु का सपना सच हुआ, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि उसका परिवार पूरा हो जाए, सबकी तरह उसके माँ बाप भी साथ में रहें। आज मनु बहुत खुश थी, क्योंकि उसके बचपन से देखा गया सपना आज हकीकत में बदल गया था। वहीं दिशा और आंसू को भी अपनी बेटी की खुशियों का एहसास था, इसलिए वो दोनों भी हंसते मुस्कुराते और बातें करते हुए अपना खाना खाते हैं। आंसू मनु से विदा लेकर अपने घर को चला जाता है। मनु अपने कमरे में जाती है, लेकिन अब भी उसके मन में एक बात उसे परेशान कर रही थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से माँ पापा के साथ नहीं रहना चाहती।
यही सब सोचते हुए वो नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह फ़ोन बजने से मनु की नींद टूटती है, तो वो हड़बड़ाकर उठती है और देखती है तो अंकिता का फ़ोन था। मनु अपने मन में कहती है, आज तो तुम गई मनु, आज तुझको अंकिता के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ सोच मनु, जल्दी से कुछ सोच, नहीं तो ये पागल तेरी अच्छे से क्लास लेगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फ़ोन स्पीकर पे करके थोड़ी दूरी पर रख देती है। उधर से अंकिता की गुस्से में भरी आवाज़ आती है, तू कैसी फ्रेंड है? तुझे मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। कल रात से मैं तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ और अब सुबह के 8 बजने को हैं। तुझे मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं मिला कि तू मुझे एक फ़ोन करके बर्थडे विश कर सके। अरे फ़ोन तो छोड़ो, एक मैसेज भी नहीं किया तूने मेरे पास। अंकिता एक ही सांस में बोले जा रही थी कि बीच में ही मनु धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे अंकिता, और फिर खांसने लगती है। अंकिता परेशान होकर कहती है, क्या हुआ तुझे और इतना खास क्यों रही है? वो क्या है ना, कल मुझे अचानक से बुखार आ गया और अब खांसी भी हो गई है। इस चक्कर में तुझे बर्थडे विश करना भूल ही गई मैं। अंकिता, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। अरे कोई बात नहीं यार, तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख और तू अब टेंशन ना ले, मैंने तुझे माफ़ किया, ओके? अंकिता, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब तू आराम कर, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। इतना कहकर अंकिता फ़ोन रख देती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, देखा आंटी इस लड़की को, अब आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगी। अंकिता गुस्से से बोली तो दिशा ने हंसते हुए कहा, ये तुम दोनों की आपस की बातें हैं, मैं क्यों बोलूँगी भला? ठीक है आंटी, अभी बताती हूँ इसको मैं। कहते हुए अंकिता मनु के कमरे की तरफ मुड़ जाती है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। मनु को नहीं पता था कि अंकिता उसके घर आई है। वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने अंकिता को देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर कहती है, यार गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मनु के बोलने से अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मनु को घूरते हुए अंदर जाकर बेड पर बैठ गई। मनु जैसे उसके पास आती है, अंकिता उसे तकिया फेंक कर मारते हुए कहती है, मुझे नौटंकीबाज कहती है ना तू? देख, खुद कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। मनु बचते हुए कमरे में इधर से उधर भागने लगती है। तो अंकिता भी उठकर उसके पीछे भागते हुए कहती है, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और कोई झूठ बोलती तू तो मैं माफ़ी भी कर देती, लेकिन तूने तो बीमार होने का नाटक किया। मम्मा, मम्मा बचाओ मुझे, कहते हुए मनु अपने कमरे में भागते हुए बाहर आकर दिशा के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। अंकिता भी कमरे से भागते हुए आती है और कहती है, आज तो आंटी से भी मदद नहीं मिलेगी तुझे। यकीन ना आए तो पूछ लो अपनी मम्मा से। मनु दिशा की तरफ देखती है तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए वहां से खिसक जाती है। अब मनु क्या करे? जैसे ही अंकिता उसकी तरफ बढ़ती है, वो दौड़कर अंकिता के गले लग जाती है और कहती है, अब नहीं दौड़ने वाली मैं। तू जो भी सजा देगी वो मुझे मंजूर है। पक्का ना? अंकिता तुरंत ही बोलती है, हाँ यार। मनु उससे अलग होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगी और जो मैं कहूँगी वो सब सब तुम्हें बिना कुछ सवाल किए मानना पड़ेगा। ओके डियर, तुम बैठो, मैं अभी आई। मनु अंकिता को बिठाकर तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। तभी दिशा आकर अंकिता के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, कहीं घूमने जा रही हो क्या तुम दोनों? हाँ आंटी, मुझे घूमना, शॉपिंग करना और बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन आपकी लाडली को कुछ पसंद ही नहीं आता। उसे तो ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाना पड़ता है मुझे। अंकिता थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, शायद उसे अब तक तुम्हारे जैसी दोस्त नहीं मिली थी, इसलिए उसे कुछ पसंद नहीं आता था। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो धीरे धीरे उसे भी सब पसंद आने लगेगा। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात भी सही है आंटी। अंकिता बोली। तभी मनु आकर उसके पास खड़ी हो गई और कहने लगी, हो गई मेरी शिकायत या अभी और भी कुछ करनी बाकी है? तेरी शिकायत? वो भी मैं करूँगी? तूने ये सोच भी कैसे लिया? वैसे ही जैसे तुम सोचती हो। अब चल रही हो या मैं अकेली जाऊं? मनु कहते हुए जाह्नवी को मुड़ी
तभी अंकिता भी उठकर चल दी और मनु से बोली, क्या बात है, तू तो मेरे से भी एक कदम आगे ही रहती है आजकल। मनु हंसते हुए कहती है, सब तुम्हारी संगत का असर हो रहा है मुझ पर। दोनों बातें करते हुए हंसते खिलखिलाते बाहर चली जाती हैं। दिशा उन दोनों को साथ में खुश देखकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, इनकी दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे, ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसती खिलखिलाती रहें। नील को अपने गांव किशनपुर आए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन जो सवाल वो लेकर आया था, अभी उसका जवाब उसे नहीं मिला था। नील कमरे में लेटा हुआ यही सब सोचकर परेशान हो रहा था, तभी नक्श ने आकर उसे बाहर चलने को कहा। तो नील ने उसे ये कहकर भेज दिया कि अभी उसका मन नहीं है बाहर जाने का। नक्श ने बाहर जाकर अपनी माँ से बता दिया कि भैया किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते। सविता ने जब ये सुना तो वो नील के कमरे में चली आई। नील माँ को देखते ही उठकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, मैं बस अभी आ रहा था। सविता ने उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं माँ, मन नहीं किया बाहर जाने का इसलिए नहीं गया, और कोई बात नहीं है। कुछ तो बात होगी ना बेटा, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? माँ की बात सुनकर नील ने सोचा, शायद ये सही मौका है माँ से बात करने का। नील ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अगर आप सच बोलोगी तभी पूछूंगा मैं। बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे जानना चाहते हो? नील ने सविता का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, माँ, आप मेरी कसम खाकर कहिए कि मैं जो भी पूछूंगा आपसे, आप सब कुछ सच सच बताएंगे मुझे। सविता नील के सिर से अपना हाथ झटकते हुए बोली, क्या पूछना है तुम्हें? माँ, आपको सब पता है कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी कोई बहन भी है इस दुनिया में जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी अभी तक? नील का सवाल सुनते ही सविता के चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। वो खुद को संयत कर बोली, ये कैसी बात कर रहा है बेटा? मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर है भी तो मैं तुमसे क्यों छिपाऊंगी? माँ, अच्छा होगा कि आप मुझे बता दें। अगर किसी और से मुझे सच पता चला तो शायद आप अपना बेटा भी खो देंगी। नील थोड़ा नाराजगी से बोला। तो सविता घबरा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने नील को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुझे क्या हो गया है? मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें, जो ऐसे उल्टे सीधे कुछ भी बोले जा रहा है? अच्छा ठीक है माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप मुझसे कुछ नहीं छिपा रही, लेकिन जरा इन्हें देखो एक बार। नील अपना फ़ोन निकालता है और मनु की फ़ोटो माँ को दिखाता है। फ़ोटो देखते ही सविता नील के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और बड़े ही गौर से उसे देखती है, और उसके मुंह से अनायास ही निकल जाता है, ये तो बिल्कुल मेरी परछाई है, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। और फिर दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है, उन्हें मनु की फ़ोटो दिखाते हुए कुछ कहती है, लेकिन सविता की आवाज़ अब नहीं निकल रही थी। उसका गला रूंध गया था और उसकी ममता आंसू बनकर बहने लगी है। पीछे से नील भी वहां आ जाता है और हैरानी से अपनी दादी और माँ के चेहरों को देखता है। अब नील को यकीन हो गया था कि सच में कोई बड़ा राज है, इसलिए इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई गई। वहीं दादी भी फोटो देखकर हैरान रह जाती है। वो नील से कहती है, ये तुम्हें कहाँ मिली? दादी, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है, तो इससे दूर ही रहना, ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। दादी ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा और वहां से चली गई। नील वहीं खड़ा दादी को जाते हुए देखता रह गया। उसने माँ से कुछ कहना चाहा तो वो भी उठकर चली गई। वो माँ के पीछे ही गया और दौड़कर उनके आगे खड़ा हो गया और बोला, माँ, दादी ने उससे दूर रहने को क्यों कहा मुझे? सविता नील को अनसुना कर अपने कमरे में चली गई, तो नील वहां भी पहुंच गया और फिर बोला, आप और दादी मिलकर क्या छिपा रही हैं मुझसे? बोलो माँ। बेटा, मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती,
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम पहले मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा माँ? यही कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगी वो सारी बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव में किसी को भी नहीं पता कि मेरी बेटी भी है। लेकिन क्यों माँ? नील के सवाल सुनकर सविता ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर नील एकदम सन्न रह गया। सविता ने अपनी सारी बात खत्म की और फिर नील की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, मैं अपनों के फैसलों के आगे हार गई थी। मैं क्या करती, तुम ही बताओ। नील को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अभी वो वैसे ही खड़ा रहा तो सविता ने उसे झकझोरते हुए फिर से कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? क्या तुमको भी तुम्हारी माँ ही गलत दिखती है? नील को जैसे अब होश आया और वो बोला, माँ, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? सविता ने अपना सिर हिला दिया। तो वो बोला, अगर आपकी बेटी की जगह आपका बेटा यानी कि मैं होता, तो क्या आप मेरा भी त्याग कर देती? कैसी बात कर रहे हो बेटा तुम? सच ही तो बोल रहा हूँ माँ। समाज के डर से अपने आपने अपनी दूध मुंही बच्ची का त्याग कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज उन्हें ये सच पता चलेगा तो वो सब लोग मुझ पर भी उंगली उठाएंगे और आप फिर से मजबूरी में मेरा भी त्याग करेंगी ना, है ना माँ? कहते हुए नील की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। सविता अब रोई जा रही थी, क्योंकि नील भी सही कह रहा था। उसने हिम्मत करके फिर से नील को समझाना चाहा, लेकिन नील ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी। वो गुस्से में ही बोले जा रहा था, आप लोगों ने इतने सालों में एक बार भी उस बच्ची की खबर नहीं ली कि अब वो इस दुनिया में है भी या मर गई। आपके घर में कौन रहेगा, कौन नहीं, ये बाहरी लोग तय करते हैं। क्यों? आखिर क्यों इतना हक दिया है आप लोगों ने उन्हें? जिनके पास छोड़कर आई थी आप अपनी बच्ची को, क्या उनके यहाँ समाज नहीं था? था माँ, लेकिन शायद उन लोगों ने किसी भी बाहरी को ये हक नहीं दिया कि वो आकर उसके परिवार पर उंगली उठाए। और गुस्से में वो चीख पड़ा। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर नक्श भी आ गया और नील को गुस्से में देखा तो बोला, क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मैं वापस जा रहा हूँ तो माँ रो रही है, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। नील को कुछ समझ नहीं आया कि वो नक्श को क्या बोले। उस वक्त उसे जो भी समझ में आया वो उसने बोल दिया। अचानक नील के जाने की बात सुनकर सविता हैरान हो गई। वो नील से कुछ कहने को हुई, तभी नक्श ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? भैया फिर आ जाएंगे। अभी उनका जाना जरूरी होगा, इसीलिए वो जा रहे हैं। और फिर नील की तरफ मुड़कर बोला, है ना भैया? हाँ, मेरा जाना जरूरी है। कहकर वो अपना बैग पैक करने लगा और नक्श से बोला कि बस अड्डे तक उसे छोड़ आए। नक्श कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं बोला और नील को लेकर बस अड्डे छोड़ने चला गया। बस आने में अभी वक्त था तो दोनों भाई वहीं एक दुकान के पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर नील ने नक्श से वापस घर जाने को कहा तो नक्श ने मना कर दिया और नील से बोला, भैया, मुझे भी मिलना है अपनी दीदी से, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नक्श की बात सुनकर नील एकदम से हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो नक्श ने कहा, मैंने सब सुन लिया था, जो भी माँ ने आपको बताया दीदी के बारे में। मैं आपसे एक बात पूछूं भैया? हाँ पूछो। आपको कैसे पता चला कि वो हमारी बहन ही होगी? उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने मुझे भाई बोला तो मुझे कुछ अपनापन सा लगा। और फिर मैंने गौर से देखा तो उसका चेहरा भी जाना पहचाना सा लगा। और फिर अपना पर्स से माँ की तस्वीर निकालकर नक्श को दिखाते हुए बोला, जब मैंने माँ की तस्वीर देखी तो मुझे शक हुआ कि शायद कोई ऐसी बात है जो हमसे माँ छुपा रही है, और मैं सच जानने के लिए यहाँ चला आया। मुझे एक बार दीदी की तस्वीर दिखाओ ना भाई। नक्श ने नील से विनम्रता से कहा तो उसने मनु की तस्वीर उसे दिखा दी। दीदी तो बिल्कुल माँ की हमशक्ल लग रही है ना भाई।
दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।